तो ये कहानी है फूडो की एक बदसूरत और बेकार की परेशानी करने वाला लड़का जिसे पनिशमेंट देने के लिए एक स्पेशल ऑल गर्ल एकेडमी भेजा गया था, जहां सारे बैडीज उसे एक कचरे की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन जब वो जेनेस्टो की तरह सिम करना बंद करता है और अपने ओपी स्किल दिखाता है तो सब उसके मैग्नम पर ऑब्सेस हो जाते हैं और वो जिसे चाहे उसे क्लैप कर देता है। और ये सब तब शुरू होता है जब फूडो अपने पहले दिन एकेडमी पहुंचता है और अंदर जाते हुए उम्मीद करता है कि सब स्टूडेंट के साथ उसकी पीसफुल रिलेशनशिप बनी रहे। और उसी समय एक रेन नाम की मार्क्स पहनी लड़की अपनी फेलो एसेसियन बैडीज के साथ मीटिंग के लिए आती है जो 5 सुप्रीम स्वॉर्ड नाम के ग्रुप में हैं और वो समझा रही होती है कि उनके ब्लैक कैनन की सेफ्टी खतरे में है। और जबकि दूसरी तरफ फूडो महसूस करता है कि एकेडमी के हर लड़की के पास वेपन है और सोचता है कि वो उसे डेस्टियर क्यों दे रही है। और तभी मैरी 40 लोगों की विवाद पढ़कर सुनाती है जिसकी वजह से फूडो अपने पिछले स्कूल से एक्सपेल हुआ था और इसलिए रेन उसके स्किल लिखकर स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करती है ताकि उसे सबमिसिव किया जा सके। और तभी एक बेयर मीटिंग में घुस आता है और एक साइको जिसका नाम सतोरी है तुरंत उसे पेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वड़ा भी मना कर देती है क्योंकि उसके लब वाले स्टाइल से जानवर हमेशा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और रेन उसका नाम ठीक से बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अमू नाम की एक 10 आउट ऑफ 10 हॉटी उन्हें सही प्रोनाउंसिएशन सिखाती है। और उधर फूडो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके सामने एक प्लस साइज ड्रैग क्वीन खड़ा है जो 18th सेंचुरी वाला मेकअप लगाया हुआ है। और जब वो कुसुओ से पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर अपना चेहरा स्पॉइल बोटॉक्स से भरवाया है तो कुसुओ गुस्सा हो जाता है और बताता है कि एकेडमी में हर लड़के को सुप्रीम स्वॉर्ड ने ब्रेन डेड फेम में बदल दिया है। और फूडो कहता है कि वो कभी भी स्पेनी बॉयज के स्टार वर्जन जैसा नहीं दिखेगा। तो कुसुओ उसे वार्निंग देता है कि एकेडमी के नेचुरल ऑर्डर्स के खिलाफ मत जाना। और उसी बीच मैरी अमू को मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि सबको उसका एटीट्यूड पसंद नहीं, लेकिन वड़ा भी कहती है कि उसे सुन लेना चाहिए क्योंकि शायद उसे फूडो के बारे में कुछ पता हो। और सतोरी पूछती है कि क्या अमू ही सुनिश्चित करेगी कि फूडो को उसकी जगह दिखाई जाए। तो रेम कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि वो उसकी क्लास में ज्वाइन करने वाला है और इसलिए वही उसके लिए बेस्ट पर्सन है। और अमू उनको फूडो के स्पेशल स्किल जिसका नाम मैजिक बुलेट है उसके बारे में वार्न करती है और निकल जाती है। और कुछ देर बाद रेम अपनी क्लास की सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है ताकि फूडो का स्वागत कर सके। और उसे दरवाजे पर देखकर फूडो लगभग अपना ब्लैडर खाली कर देता है और कुछ ही पलों में वो उनसे दया की भीख मांगता है क्योंकि सब उस पर वेपन तान देती हैं। और रेन पूछती है कि क्या उसे उनके रूल के बारे में कुछ पता है और फूडो याद दिलाता है कि वो अभी अभी इनरोल हुआ है। और तभी साकी बताती है कि रेम सुप्रीम स्वॉर्ड के लीडर है, एक ग्रुप जो स्कूल के गर्ल्स ओनली से मिक्स होने के बाद बना था। और इस बदलाव के चलते लड़के हर लड़कियों को क्लैप करने की कोशिश करते थे जब तक कि रेन और बाकी सुप्रीम स्वॉर्ड्स ने सब लड़कों को स्पाइनलेस जोकर में ना बदल दिया। और इतिहास खत्म होते ही रेन उसे भी वो ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है और कुसुओ उसके लिए आखिरी प्रेयर करता है। लेकिन फूडो कहता है कि यह फेयर नहीं कि सब सिर्फ उसी पर वेपन लेकर खड़ी हैं। और अमू की वार्निंग याद करते हुए रेम कहती है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है, उनके रूल्स के हिसाब से जीना। और वो सब वेपन्स नीचे रख देती हैं और कुसुओ सोचता है कि अब सब खतरा टल गया। लेकिन जैसे ही फूडो उनकी शर्तें मानने से इनकार करता है वो फिर से वेपन्स निकाल देती हैं। पर वो कहता है कि वो कभी भी किसी इनसिक्योर की बात नहीं मानेगा जो अपना स्केयरक्रो वाला चेहरा मास्क के पीछे छुपाती है। और रेम कसम खाती है कि वो उसके दिमाग की सारी पागलपंती अगले स्पेल से पहले निकाल देगी। लेकिन फूडो फ्लैश बनकर साकी के गुडीज की झलक लेते हुए विंडो तक पहुंच जाता है और वो उसे सलाह देता है कि अपने प्लॉट कवर्स ठीक से वॉश किया करे और फिर बाहर कूद जाता है। और कुसुओ हैरान होकर देखता है कि वो इतना डिसोबीडिएंट कैसे हो सकता है। और भागते हुए फूडो पूछते हैं कि क्या हम भागते भागते स्कूल ग्राउंड के बाहर जा सकते हैं, लेकिन रेम कहती है कि उसके लिए परमिट चाहिए। और जैसे ही वो उसकी टाई काटती है सुकुयो जो अभी क्लास में ही है नोनो को विंडो खोलने को कहती है और नोनो बाहर भाग जाती है लड़ाई देखकर। और सुकुयो बैठकर सोने लगती है जबकि रेन अपना फ्लैरी ऑफ अटैक छोड़ती है ताकि फूडो को रोक सके, लेकिन वो आसानी से हर अटैक डॉज कर देता है। और तब रेन एक कदम पीछे हटकर उसकी फुटवर्क की तारीफ करती है। और जब फूडो उससे कहता है कि वो उसे उन बेकार के बीटा जोकर्स जैसा कुसुओ ना समझे, और तब रेम अपनी शरीर की लिमिट पार करने के लिए एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू करती है। और जैसे ही वो दोबारा हमला शुरू करती है वोड़ा भी देखती है कि फूडो लगातार डॉज कर रहा है जब तक कि एक स्लाइस उसका दिल ही ना निकाल दे। और फूडो उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन रेम बच जाती है और उसे तुरंत फेसलिफ्ट दे देती है और फिर अपनी नई टेक्निक समझाती है। और ये महसूस करते हुए कि उसे भी अपना गेम बढ़ाना होगा फूडो अपने ब्लेड रेजिस्टेंट ग्लव निकालता है ताकि उसके अटैक ब्लॉक करना आसान हो जाए। और वही वड़ा भी अपनी बूस्टर सीट लेकर स्पेक्टेटर बनने का मजा ले रही होती है और क्यूबो अटेंडेंस के लिए क्लास में उसकी जगह लेता है। और जैसे जैसे फाइट तेज होती है मैरी और सतोरी चिंता करने लगती हैं क्योंकि अगली स्पेल सुनने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। और तभी फूडो एक रूट पर ठोकर खा जाता है और रेन दीवार की तरह टूट पड़ती है एंडलेस बैरल्स ऑफ स्लाइसेस छोड़ते हुए। और फूडो बेहता आशा ब्लॉकिंग करता है ये सोचकर कि शायद वो तब ओपनिंग पा लेगा जब रेम की सांसें टूट जाएंगी। और अगले ही पल वो फिसलता है और रेन फाइनल स्लैश मारने की कोशिश करती है लेकिन फूडो रास्ते से हट जाता है और आखिरकार उसके साइड को छूने में कामयाब हो जाता है। और रेम उसकी कोशिशों की तारीफ करते हुए उसे खत्म करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी फूडो अपनी स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है और अपनी सारी एनर्जी एक
एक पाम ब्लास्ट में डालकर उसे उड़ाकर फेंक देता है और इसे देखकर अमू को छोड़कर बाकी सब शॉक में रह जाते हैं। और ये टेक्निक कैसे बनाई है बताते बताते वो रेन के करीब आता है और उसका पंच ब्लॉक कर लेता है। और तभी रेन पूछती है कि क्या उसने अभी मैजिक बुलेट इस्तेमाल किया, और वो तुरंत उसे पकड़कर पूछता है कि उसने ये नाम कहाँ सुना। और तभी नोनो हमला करती है और दोनों की किस्मत ऐसी होती है कि उसके कारण उनके लिप लॉक हो जाते हैं और फूडो वापस जाकर नोनो से बहस करता है, जबकि रेम उठकर अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने की कोशिश करती है और दोनों उससे माफी मांगते हैं और तलवार वापस रखने की विनती करते हैं। और उस रात नहाकर निकली नोनो मैरी को अंदर आते देखकर जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है ताकि रेन के साथ हुए गए इंसिडेंट के बारे में बात कर सके, क्योंकि वो अगली है जो फूडो को डिसिप्लिन करने का प्लान कर रही है। और तभी रेपुंजेल के ड्रॉप वर्जन जैसी दिखने वाली चोका आती है और दावा करती है कि वही अकेली है जो फूडो को नीचे ला सकती है। लेकिन तभी नोनो उससे उलझ जाती है क्योंकि वो भी रेन का बदला लेने के लिए वही करना चाहती है। और उधर फूडो बॉयज बात में पेड़ से लगी हुई चोट देख रहा होता है और कुसुओ सोचता है कि फूडो ने सुप्रीम सॉर्ड के लीडर को पहले पीरियड खत्म होने से पहले कैसे गिरा दिया। और बाद में पहुंचकर फूडो बताता है कि उसने अपने शुरुआती सालों में बस उसी टेक्निक को मास्टर करने में लगाया। और फिर वो कुसुओ से पूछते हैं कि स्कूल ग्राउंड छोड़ने के लिए परमिट कैसे मिलता है, और कुसुओ कहता है कि रेम की स्टैम्प लेनी पड़ेगी। और फिर वो जोड़ता है कि फाइनल पास पाने के लिए बाकी सुप्रीम सॉर्ड की भी स्टैम्प लेनी होंगी। और तभी फूडो को हेडेक होने लगता है तो कुसुओ उसे एस्पिरेंट देने का ऑफर करता है और बताता है कि स्टूडेंट मेन्यू से कैसे चीजें ऑर्डर किए जाती हैं। और फूडो जब कहता है कि वो मेन्यू की चीजें खाकर ह्यूमन बेलिया नहीं बना होगा तो कुसुओ बताता है कि उसे एक स्मगलर पता है, लेकिन अच्छे सामान का एक्स्ट्रा खर्च पड़ेगा। और अगले दिन फूडो क्लास में लड़कियों को केक देकर मनाने की कोशिश करता है पर वो सभी भाग जाती हैं ताकि उनके लिप्स असॉल्ट ना हो जाएं। और वो साकी से पूछता है कि रेन कहाँ है, तो साकी उसे बेवकूफ़ कहती है कि इतनी हिम्मत करके वो क्लास में दिखा भी कैसे रहा है। और फिर मिगी को उसे रोस्ट करने को कहती है और मिगी बताती है कि रेन बीमार पड़ गई है और शायद उसके माउथ जूसेस की वजह से। और ये सुनकर फूडो बाहर निकलता है और कुसुओ से पूछता है कि क्या लड़कियां अपना लंच डॉर्म रूम में करती हैं। और कुसुओ कहता है कि डॉर्म कैफेटेरिया से बहुत दूर है, लेकिन फिर समझ जाता है कि फूडो क्यों पूछ रहा है और उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है। और उधर रेन अभी अभी उठी होती है और वो अपना टेम्परेचर चेक करती है और फूडो को गालियाँ देती है कि उसकी वजह से वो बीमार पड़ी। और कुछ देर तक तड़पने के बाद उसे महसूस होता है कि उसका शरीर एक और एग्रेसिव स्मूथ क्रेव कर रहा है और वो इस बात को स्वीकारने के लिए जूझती है कि उसे वो किस सच में पसंद आया था। और तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो बचा हुआ मास्क पहन लेती है और फूडो उसकी विंडो से अंदर चल जाता है और वो उसे मारने के लिए हमला करने लगती है, लेकिन फूडो स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसके करीब आता है और पूछता है कि वो बीमार होते हुए खुद को इतना ढकेल क्यों रही है। और बीमार होने की वजह से उसके लव हार्मोन्स आसमान छू रहे थे। और अपने कमरे की खूबसूरती के ऊपर ऑब्सेस होने के बाद फूडो उसे केक का बॉक्स पकड़ा देता है और थोड़ा करीब आकर कहता है कि वो असल में काफ़ी क्यूट है। और उसे इतना एम्बेरस होते देखकर वो पूछता है कि वो मास्क पूरी तरह उतार क्यों नहीं देती, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसके बिना वो बाहर नहीं जा सकती। और आखिरकार जब वो परमिट मांगता है तो रेम उसे भूल जाने को कहती है क्योंकि परमिट सिर्फ उन्हीं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट को मिलता है जो पब्लिक में स्कूल की इमेज नहीं बिगाड़ेंगे। और फूडो पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट स्कूल के बाहर भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो रेम को सवाल ही समझ नहीं आता और वो उसे अक्यूज़ करने लगती है कि वो शायद उसे रेगुलर कपड़ों में देखना चाहता है। और फूडो फ्लो के साथ जाता है और कह देता है कि हाँ वो देखना चाहता है। और इस पर रेन पिटन करती है कि वो बस केक का बदला चुका रही है और परमिट देने का फैसला कर लेती है। और जब फूडो मजाक में कहता है कि वो उसे एक और किस से शुक्रिया कर सकता है तो उसका फीवर उसके दिमाग को झटका दे देता है और वो गिरने लगती है। और फूडो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके संतरे बाहर आने को होते हैं। तभी नोनो खाना लेकर कमरे में आती है और रेन पर फूडो को झुका हुआ देखकर वो फट पड़ती है और डॉम के सारे ट्रैप एक्टिवेट कर देती है, जबकि फूडो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और कुछ ही देर बाद चोका सायरन सुनती है और फूडो को भागते देखकर अपना विप निकालकर पहले उसे रोकने का फैसला करती है और नोनो से पहले से ही माफी मांग लेती है। और उसे रोकने के बाद वो खुद को मैरी की छोटी बहन बताती है और जूनियर 5 स्वॉर्ड की हेड बताते हुए उसके क्राइम्स की सजा देने का वादा करती है। और जब नोनो भी पहुंचती है तो वो बताती है कि चोका ने खुद ही अपने लिए कोई फॉरेन बैडी वाली फेक पर्सनैलिटी बना ली है, जबकि वो असल में बस एक पैथेटिक वनबी है जो जूनियर स्वॉर्ड की लीडर बनना चाहती है। और चोका उसकी बात अनसुनी करते हुए फूडो पर हमला करने लगती है तो नोनो बीच में आकर उसे रोकती है और इससे फूडो को अपने ग्लव्स पहनने का समय मिल जाता है। और दोनों फैसला करती हैं कि वो उससे तब तक लड़ेंगी जब तक किसी एक की जीत ना हो जाए। और स्कूल की सारी लड़कियां अपने विंडोज से ये देखने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं और सतोरी छत पर पहुंचकर एक्साइटेड होती है कि क्या वो दोनों के साथ भी रेन जैसा सलूक करेगा। लेकिन नैनो एक गंदी कॉम्बिनेशन मारकर फूडो को पीछे धकेल देती है और अपनी स्टांस लेती है और फूडो समझ जाता है कि यह वही टेक्निक है जो रेन इस्तेमाल करती है। और तभी चोका उसे वेब से काटकर खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करती है और वो बताती है कि उसे अब लेवल 2 करेक्शन सहनी पड़ेंगी और इसे अब तक बस अमू ही सर्वाइव कर पाई है। और फूडो चोका के सारे अटैक डॉज कर देता है और फिर नोनो आती है लेकिन उसका अटैक भी फूडो आसानी से ब्लॉक कर लेता है।
और जब दोनों मिलकर हमला करती हैं तो फूडो विप को एडवांटेज में बदलता है और उनके पार्टनरिंग स्किल पर काम करने की सलाह देता है और फिर एक मैजिक बुलेट छोड़कर नोनो को चोका से टकरा देता है और अटैक से उनके केक्स एक्सपोज हो जाते हैं और फूडो उनको फिनिश करने के लिए करीब आता है। लेकिन तभी नोनो को रेम के लिप्स का हाल याद आ जाता है और वो रोने लगती है और चोका उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद भी डर जाती है जिससे उसे अपनी डिग्निटी की रक्षा करनी पड़ती है और पूरी स्टूडेंट बॉडी उसे घेर लेती है और उसे ड्रेक से भी खराब पीडीएफ कहने लगती है। और स्कूल से लौटते वक्त रेम उसे पास देती है जिस पर उसका स्टैंप होता है और फूडो से शुक्रिया कहकर चला जाता है। और तभी दो लड़कियां रेम को सारी घटना बताती हैं और वो फिर से गुस्से में बेहोश हो जाती है और कुछ घंटों बाद चोका का ट्रॉमा और बढ़ता है और मैरी अपने संतरे वेस्ट करते हुए फूडो को खत्म करने के तरीके सोचती है। और अगले दिन फूडो क्लास पहुंचता है और रेम उसे दरवाजे के पास इंतजार करती मिलती है, लेकिन इस बार बाकी लड़कियां यहाँ तक कि कुसुओ भी उसे डर और घिन की वजह से पास आने की हिम्मत नहीं करती। और रेन अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहती है कि वो अब उसकी सुपरवाइजर बनेगी ताकि उसे उसकी क्रीप शो एक्टिविटी से बाकी सबको बचाया जा सके। और कई घंटे बाद चोका शावर में दो केक टॉप बैडीज के बीच घुसती है और आखिर मैरी को डिनर करते हुए ढूंढ लेती है। और मैरी कहती है कि वो फूडो की सॉसेस परमानेंटली डैमेज करने का प्लान बना चुकी है, लेकिन चोका उसे असली घटना समझाती है। और इधर नैनो भी रेन को सच बता चुकी होती है, लेकिन रेन फिर भी एक्शन लेने वाली होती है। और इसी बीच फूडो अपनी शाम एक एक्स्ट्रा लार्ज मैगजीन के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जबकि कुसुओ उसे मैरी और रेन के खतरे समझाता है और कुसुओ बताता है कि लड़कियां बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। तो फूडो उस इंसान के बारे में पूछते हुए जिस पर रूमर्स है कि उसने लेवल 2 करेक्शन दोनों से झेलकर भी जान बचाई थी। और तब कुसुओ उसे बताता है कि अमू ने सिर्फ अपने हाथों से रेन के संतरों तक फाड़ दिए थे, जबकि मैरी की स्वॉर्ड एक ही पल में तोड़ दी गई थी और वो बिल्कुल पावरलेस रह गई थी। और ये सुनते ही फूडो का मैगजीन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अम्मू बिल्कुल वैसे ही साइकिल लगने लगती है जैसे वो डिरेंज लड़की जिसने उसका पूरा अंदरूनी हिस्सा निकाल कर पी लिया था। और जब वो और डिटेल्स पूछता है और पता चलता है कि अम्मू एक लड़की है, तो वो यकीन कर लेता है कि वो इंसान नहीं हो सकती और वो इस बात को टाल देता है। और अगली सुबह रेम उसे उठाने आती है और पहली बार उसका नाम सही बोलती है। और जब वो बाहर आता है तो रेम पूछती है कि क्या उसने फिर से किसी और लड़की के केस मैन हैंडल किए। तो फूडो समझाने लगता है कि नोनो और चोका के साथ क्या हुआ था, लेकिन रेम बताती है कि उसे पहले ही उनकी लड़ाई की हर डिटेल मालूम है। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहती है कि उसे हर समय उसके सुपरविजन में रहना होगा और उसकी बैग की तलाशी लेकर देखती है कि वो साफ है या नहीं। और जैसे ही वो उसे नए अरेंजमेंट के रूल बताती है, तभी मैरी चोका के साथ वहाँ आ जाती है और फूडो को ऐसा मॉन्स्टर बताती है कि जो आज़ादी के लायक ही नहीं। और रेम सबको समझाती है कि यह गलत फहमी है और कहती है कि वो उसे लीश पर रखेगी। और ये सुनकर मैरी और ज़्यादा भड़क जाती है और फ्रेंच में बकने लगती है। और चोका उसे याद दिलाती है कि वापस हिंदी में आए ताकि बाकी लोग समझ सकें, लेकिन छोटी कबूतर जितनी दिमाग होने के कारण मैरी को वापस हिंदी में आने में दिक्कत होती है और अपने लैंग्वेज बुक से रेन को एक्यूज करती है कि वो किसकी वजह से पैथेटिक चूहा बन गई है। और रेन फूडो को बाहर जाने को कहती है ताकि वो प्राइवेट में बात कर सके। और मैरी चोका से कहती है कि उसे फॉलो करो और उसे गर्म करो ताकि उसकी स्वॉर्ड उसके ऑर्गन्स रीअरेंज कर सके। और दोनों तुरंत एक दूसरे को डिकैपिटेट करने की कोशिश करते हैं और चोका एक नए विप टेक्निक के साथ फूडो का पूरे कैंपस में पीछा करती है, उम्मीद करते हुए कि वो इस बार डॉज नहीं कर पाएगा। और फूडो अपने बेल्ट से विप रोक लेता है और उसे अपनी स्ट्रेंथ समझाने ही वाला होता है कि अचानक चोका के मुंह से फेन निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि फूडो का पाइथन उसके सामने झूल रहा था। फूडो जल्दी से दुआ करता है कि किसी और ने ये ना देखा हो और कपड़े पहनता है। और तभी उसे अमो दिख जाती है और उधर रेन की सांस फूल गई थी, तो मैरी उससे कहती है कि थोड़ी कम पैथेटिक बनने पर ध्यान दो और खुद फूडो को ढूंढने निकल जाती है। और इधर फूडो अमो के और करीब आता है और उसे देखकर याद करता है कि वो उसे ग्रेट बियॉन्ड भेजकर उसे अपना सबऑर्डिनेट बनाने वाली साइको थी। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोककर कहती है कि उसे सेफ में लौटने का समय चाहिए ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके। और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो वही इंसान है उस दिन वाली, और वो आखिर औरत कैसे बन गई। और अमो उसे बेवकूफ़ कहती है और बताती है कि वो हमेशा से औरत ही थी। और फूडो उसे पास से देखने ही जाता है कि तभी उसे मैरी की आवाज़ सुनाई देती है और उसका मैजिक स्टिक मैरी के दिमाग का बचा कुचा हिस्सा भी पिघला रहा था। और तभी मैरी चोका की आवाज़ सुनती है जो किसी ओवरडोज कोक एडिक्ट की तरह हिल रही थी, तो मैरी उसकी तरफ भागती है। और तब तक फूडो समझ जाता है कि अमो जा चुकी है और मैरी फिर ये सोचने लगती है कि वो उसके मैग्नम को काटकर उसे कैसे खिलाएगी। और उधर अमू ऑडिटोरियम में पहुंचकर बुद्धा की स्टैचू देखती है और सोचती है कि फूडो ने उस दिन कैसे हाई स्पीड पंचेस से उसके गोनस को गिरा दिया था और वो उसे प्रपोजल देने ही वाली थी कि फूडो ने उसे पंच किया, लेकिन असल में वो पहले ही स्ट्राइक कर चुकी थी। और कुछ और वार करने के बाद उसने ऑफर दिया कि अगर वो उसका सबऑर्डिनेट बन जाए तो वो उसे छोड़ देगी, लेकिन फूडो ने फिर पंच करने की कोशिश की तो उसने उसे फिनिश कर दिया। और अब वो समझने की कोशिश करती है कि आज जब फूडो उससे बात करने आया तो उसने वही टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल की
और महसूस करती है कि उसका दिल कई बार स्किप कर गया और वो स्टैचू तोड़ देती है और अपने इमोशंस को मारने से इनकार कर देती है। और इधर बाहर मैरी और फूडो की फाइट शुरू हो चुकी होती है और फूडो उसके ज़्यादातर अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन आखिर मैरी उसके ग्लव्स को काट देती है। और इधर क्लास में बैठी सुकुयो कमेंटेटर की तरह पागल हो रही होती है, जबकि इधर फूडो को दिक्कत होने लगती है क्योंकि मैरी उसके बॉडी में कई होल्स खोल देती है। और इधर रेन जब आखिरकार बाहर पहुंचती है और चोका को ढूंढ लेती है जो पड़ी होती है, तो वो ये बताए बिना ही बेहोश हो जाती है कि वो कहाँ है और रेन गलत दिशा में चली जाती है। और इसके बाद फूडो एक तेज अटैक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पीठ पर एक और स्लाइस लग जाती है और मैरी उसे समझाती है कि अब वो उसे हरा नहीं सकता क्योंकि उसने अपने ब्लेड से उसके सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट खत्म कर दिए हैं। और सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करके वो टैकल करने के लिए दौड़ता है, लेकिन मैरी पहले ही इसका अंदाज़ा लगाकर उसे फिर से स्टैप कर देती है। और इस बार वो अपने एडल्ट मैगजीन का इस्तेमाल करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मैरी तुरंत पीछे कूद जाती है ताकि डिस्टेंस बना सके, और ये सोचते हुए कि वो अभी उस पर हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो बुक से उसे कंकर्शन देता है और काफ़ी पास आकर मैजिक बुलेट एक्टिवेट करता है, जिससे वो दूर जा गिरती है। और अपनी हार से शर्मिंदा होकर मैरी उससे कहती है कि उसे उसकी मिजरी से बाहर निकाल दे, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और अपने रूइन मैगजीन के ऊपर ही ध्यान देता है। और जब वो अजीब तरह से बिहेव करते हुए पूछती है कि क्या वो उसके साथ भी रेन जैसा बर्ताव करेगा, तो वो साफ मना कर देता है और इससे उसे एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है क्योंकि रिजेक्शन से उसे लगता है कि वो बदसूरत है। और खुद को रिडीम करने की आखिरी कोशिश में वो उसे अपने संतरे ऑफर करती है, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। और फिर वो पूछती है कि क्या उसे केक्स पसंद है, और वो जवाब देता है कि उसे संतरे भी पसंद है, लेकिन वो सब कुछ बहुत ईजी बना रही है, जिससे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो परमिट पर स्टैम्प मांगता है, वो अपने संतरे खोलकर स्टैम्प उन्हीं में दबा देती है, जिससे उसे मजबूरन हाथ बढ़ाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आखिरी पल में वो खुद को रोक लेता है और मना कर देता है। और आखिरकार मैरी मान लेती है कि हर लड़का सेमलेस नहीं होता, और उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी रीढ़ में सैरन सी दौड़ जाती है। और वो रेन को देखता है और उसे सफाई देने का मौका दिए बिना ही रेन स्लाइसिंग शुरू कर देती है, और जब तक कि मैरी उसे यह नहीं बताती कि क्या हुआ था। और हालांकि वो रिएक्शन वाला हिस्सा छोड़ देती है और परमिट पर स्टैम्प करने के लिए सहमत होने के बाद मैरी तय करती है कि वो रेम के साथ मिलकर उसकी सुपरविजन करेगी, और दोनों इस बात पर बहस करने लगती हैं कि उस पर ज़्यादा अधिकार किसका है। और अगले हफ्ते की शुरुआत में फूडो लंच करने की कोशिश करता है और लड़कियों से थोड़ी प्राइवेसी मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि उसे हर समय मॉनिटर रहना होगा। और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कह देता है कि उनकी किटी स्पॉइल्स टूना से भी ज़्यादा बदबू मारती है। और जब वो उसे छुपाने की कोशिश करती हैं, तभी वोडाबी अपनी ट्रिप से क्यूबो के साथ लौट आती है और वो सुप्रीम स्वॉर्ड से ग्रैंड वेलकम की उम्मीद करती है, लेकिन सब लोग फूडो को लॉर्ड के पास भेजने में बिजी होते हैं और इसलिए वो खुद ही एक्शन लेने का फैसला करती है। और थोड़ी देर बाद ऑफिस में वो फूडो की केस के रिव्यू के लिए एक बोर्ड लगाती है और तय करती है कि मैरी और रिन को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने इमोशन को जजमेंट पर हावी होने दिया। और वो वोट्स मांगती है और सिर्फ सतोरी आती है, जो कहती है कि उसे इन प्लान से कोई मतलब नहीं है और बस इतना चाहती है कि फूडो को ह्यूमिलेट करते समय अच्छा शो हो। और कुछ देर बाद शुक्रियो खाने के लिए जूझती है, जबकि वोडाबी अपने लॉयल सब्जेक्ट को इकट्ठा करके एक स्कीम बनाती है। और बाद में उस दिन सब जिम क्लास के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सब किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और फूडो देखने जाता है और देखता है कि किसी ने उसके हाफ टर्न रूममेट कुसुओ को क्रॉस पर बांध दिया है, और वो तुरंत कुसुओ को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन रेम उसे रोक लेती है और मैरी कहती है कि उन्हें किसी और भी ज़्यादा भयानक चीज़ की चिंता करनी चाहिए। और तभी वोडाबी छत पर दिखाई देती है और स्कूल की फोर्स ऑफ कनेक्शन बनने की अपनी योजना बताती है और फिर फेस्टिवल ऑफ डेथ का बैनर गिरा देती है। और जब वो वर्ल्ड डोमिनेशन के ऊपर बकवास चढ़ी रखती है, तो फूडो पूछता है कि उन्होंने कुसुओ को क्रूसीफाई क्यों किया, और वो बताती है कि ये उस बॉक्स ऑफ केक की सजा है जो उसने चुपके से लाया था। और फिर वो उसे आज़ाद करने और फूडो को उसकी परमिट के लिए स्टैम्प देने की पेशकश करती है, और शर्त यह है कि उसे चैलेंजेस की एक सीरीज जीतनी होगी। और बाकी लोग तुरंत सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि सवालों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब पहले ही अप्रूव हो चुका है। और फिर सब पर पानी छोड़ देती है। और जब बाकी स्टूडेंट अपनी क्लासेस में लौट जाते हैं, तब 3 लड़कियां आती हैं जो खुद को वोडाबी मस्केटियर्स कहती हैं, जिसमें से असुमे, कनोवा और निको। और वो वोडाबी और सतोरी की तरफ से मिला अप्रूवल स्लिप दिखाते हैं, और बाकी लड़कियां अपने ही फेलो शॉट से बेट्रियल महसूस करती हैं और पूछती हैं आखिर क्यों। और तभी वोडाबी उनको एक्सप्लेन करती है कि उसे उन पर सख्त होना पड़ेगा क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो फूडो के थर्ड लेग के ऑब्सेशन से बाहर आएंगी। ये सुनते ही उनके चेहरे लाल हो जाते हैं और वो तुरंत मना करने लगती हैं, ये दावा करते हुए कि उनको फूडो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सुप्रीम स्वॉर्ड की तरह निभा रही हैं। लेकिन जैसे ही वो फिर से उसके ऊपर बहस करने लगते हैं, तो वोडाबी उनको बीच में रोकती है और सुमो रिंग दिखाकर इवेंट शुरू करती है। और रिंग देखते ही फूडो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन रेन उसके कान खींचती है और समझाती है कि इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है। और मैरी उसे बताती है कि जीतने का सबसे अच्छा चांस यही है कि वो पहले चैलेंज को बिना किसी इशू के पार कर लें। और फिर वो उसे पिछली बार की घटना बताते हैं जब वोडाबी ने एक स्टूडेंट को आग लगा दी थी और गैसोलीन लेकर उसके पीछे दौड़ा था जब तक कि एकेडमी की एक बिल्डिंग जल नहीं गई। और जैसे ही वोडाबी के मस्केटियर्स को सुमो बेल्ट फेंकते हैं और उन्हें तैयार होने को
कहते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि बेल्ट कपड़ों के ऊपर भी पहने जा सकते हैं, लेकिन फूडो तो पहले ही कपड़े उतारने लगता है। और तभी चोका और नैनो दौड़ते हुए आते हैं और मस्केटियर्स को उनकी बहनों का अपमान बंद करने का आदेश देते हैं और उनके अटैक्स रोकने के बाद सनेमी नोनो की बैटन गिरा देती है और उसे पलट देती है और जिससे चोका का ध्यान भटक जाता है। और इसी बीच किनोआ बैटन को उसके पेट में घुसेड़ देती है और लड़ाई पर ध्यान देने को कहती है। और जब उन्हें एहसास होता है कि लड़कियां इस सिचुएशन से बाहर हो रही हैं, तो मैडी और रेन मस्केटियर्स को रोकते हैं और नैनो और चोको को हथियार छोड़ने पर मजबूर करते हैं और फिर उन्हें उठने में मदद करते हुए बदला लेने का वादा करती हैं। और इसके बाद वोडाबी की लड़कियां उन्हें पहले मैच पर फोकस करने को कहती हैं और पूछती हैं कि क्या बेल्ट पहनने में मदद चाहिए। और तभी वह देखती हैं कि फूडो अपनी बेल्ट पहन चुका है और उसे एक तरफ ले जाकर मदद मांगते हुए रेम के इंट्रूसिव थॉट बाहर आने लगते हैं और वो सुमो बेल्ट को उसके केस के बीच खींच देता है, जिससे मैडी घबरा जाती है और बेल्ट को इतनी अंदर तक फंसा दिया जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। और फिर वो मैडी की मदद करने जाता है, लेकिन मैडी फूडो से कहती है कि पहले उसकी ही कर दे। और रिंग तक पहुंचने के बाद रेन नोटिस करती है कि मैडी अब भी बेल्ट को लेकर अपसेट है और फूडो को मैन हैंडल संभालने देने के लिए माफी मांगती है। लेकिन असल में मैडी बस इस बात से नाराज होती है कि उसने उसे उम्मीद से कई ज्यादा जल्दी फिनिश कर दिया। और जैसे ही वो दोनों इस पर बहस कर रहे होते हैं, तभी कैमरा क्रू पूरे स्कूल में फाइट का ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है और लड़कियां ये समझते ही अपने केक छुपाने लगती हैं। और जब फूडो रिंग में उतरकर मस्केटियर्स से पूछता है कि पहले किसे गिराना है, तो वो पूछते हैं कि इसे शुरू करने की परमिशन किसने दी। और वोडाबी की लड़कियां बताती है कि उसका ओपोनेंट पहले से ही रिंग में है। और तभी क्यूबो खुद का नीचे आता है और लगभग उसे हार्ट अटैक दे देता है और वो तुरंत पूछता है कि उसे एक कोलोसल डेथ मशीन के सामने क्यों खड़ा किया जा रहा है। और वोडाबी समझाती है कि क्यूबो भी मस्केटियर्स में से एक है और बुल कट वाला डॉब बस एक स्टेज हैंड है जो रास्ता भटक गया था। और मैरी और रेम कहते हैं कि क्यूबो के खिलाफ उनको उतारना इल्लीगल है और इस पर वो वादा करती है कि अगर उनमें से कोई एक भी क्यूबो को गिरा देता है तो सबको छोड़ दिया जाएगा। और इससे पहले कि वो तय करे कि पहले किसका दिमाग नोचा जाए, फूडो अपनी जैकेट उछालकर कहता है कि वो सामान लेगा और स्ट्रेच करके स्टांस लेने के बाद वोडाबी सोडा बोतल तोड़कर मैच शुरू होने का सिग्नल देती है। और फूडो तुरंत चार्ज करके क्यूबो को टैकल करता है और उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन क्यूबो अपने रेजर 7 क्लॉज उठाकर उसे 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश करता है। और तभी फूडो अपनी एनर्जी चैलेंज करके मैजिक बुलेट छोड़ता है, जिसे क्यूबो रिडायरेक्ट कर देता है। और तब फूडो उसकी स्पाइन पर हमला करता है और उसे लगभग पैरालाइज कर देता है। और क्यूबो काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन फूडो अटैक अवॉइड करके उसे जमीन से उड़ा देता है और पीछे से उसकी बेल्ट पकड़ लेता है। और जब वो क्यूबो को उठाने लगता है तो सब उसे रोकने को कहते हैं कि वर्ड से वो कुचल जाएगा, लेकिन वो याद दिलाता है कि उसने सालों तक स्किल सोमो रेसलर से लड़ाई की है। और वो क्यूबो को इस तक ले जाकर अचानक गिरा देता है और पीछे कूदकर उसके अटैक से बच जाता है। और साथ ही वोडाबी की लड़कियों को क्यूबो की बेल्ट ढीली लगाने के लिए शुक्रिया करता है और बेल्ट गिर जाती है और वो सुमो रूल समझाता है कि मैच के दौरान बेल्ट खुलने पर फाइटर हार जाता है। और जैसे ही क्यूबो अपना बेबी मेकर छुपाने के लिए मुड़ता है, फूडो लड़कियों से फिस्ट बम करता है और शॉक में वोडाबी फेंस से गिर जाती है और उसके मस्केटियरों से संभालने दौड़ते हैं। तो वो उन्हें स्ट्रेटेजी बनाने को कहती है और तलवार निकालकर यकीन करती है कि फूडो आगे के चैलेंजेस में फेल हो जाए। और शर्मिंदा क्यूबो वहां से चला जाता है और फूडो ऊपर की ओर देखता है कुसुओ को और वो अभी समझ नहीं पा रहा कि वोडाबी उसे वहां ऊपर कैसे ले आई, जबकि उसका साइज एक नोम जितना है। और तभी उसे एहसास होता है कि बाकी सब लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन मैरी और रेम को पहले से अंदाजा होता है कि दरवाजा बंद होने के बाद आगे क्या होने वाला है। और जब उसके मिनियंस उसकी आउटफिट पूरी कर लेते हैं, वोडाबी फूडो को चैलेंज जीतने पर कांग्रेचुलेट करती है और वादा करती है कि अगर वो रूफ टॉप पर पहुंच गया तो उसे स्टैम्प दे देगी। और जैसे ही कैमरा क्रू मैरी और रेम की सुमो केस को कैप्चर करने के लिए पोजीशन लेती हैं, साकी और मिगी अपने आसपास की दुनिया पूरी तरह भूलकर शो देखने लगती हैं। और वोडाबी फिर समझाती है कि अब फूडो उसका अब तक का सबसे डरावना चैलेंज लेने वाला है, जहां उसे उसके 3 मस्केटियर्स के साथ साथ 10 फेमिनिस्ट सोल्जर से भी लड़ना होगा जो सालों से ट्रेनिंग कर रही हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मर्द यूजलेस हैं। और जब कैमरा क्रू वापस रेम की बनीला केस पर स्विच करते हैं, वो दोनों लड़कियों को हरा देती हैं और फूडो से कहते हैं कि वोडाबी का चैलेंज एक ट्रैप है जो उसे फेल कराने के लिए ही बनाया गया है। और फूडो उन्हें बताता है कि वो कुसुओ को छोड़कर नहीं जा सकता और कहता है कि उनको चोट से बचने के लिए इस बार बाहर बैठ जाना चाहिए। लेकिन जैकेट उछालने के बाद वो मदद करने का फैसला कर लेते हैं और चैलेंज शुरू करने की स्ट्रेटजी पर चर्चा करते समय वोडाबी एक सीक्रेट कैमरा से उनकी बातें सुनती रहती है ताकि वो 2 कदम आगे रह सके। और कुछ देर बाद फूडो लड़कियों को अपने सुमो बेल्ट्स के साथ स्ट्रगल करते हुए सुनता है और वो मदद करने जाता है, लेकिन उनकी हॉट बॉट देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से हटने लगता है, नोनो और चोको उसे इंस्टेंट फेस टैटू दे देते हैं और अन्य ढंग से उसे लड़कियों तक मैसेज पहुंचाने को कहती हैं। और जब वोडाबी आखिरकार चैलेंज के लिए दरवाजा खोलती है, मैरी और रेन को नोनो और चोको के प्लान के बारे में पता चलता है, जिसमें सामने खड़ी फेमिनिस्ट आर्मी को गिराने की तैयारी होती है और वो फूडो को उन्हें जाने देने के लिए डांटना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें लड़कियों पर भरोसा करने के लिए मना लेता है। और हैरानी की बात यह होती है कि वो एक बार के लिए पूरी तरह यूजलेस नहीं रहती जब तक कि तीनों मस्केटियर सामने नहीं आ जाते। और लड़ाई जारी रहते हुए फूडो रूफ टॉप पर जाने का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां बताती हैं कि सारे दरवाजे लॉक्ड हैं, तो वो किसी एक को तोड़ने का सुझाव देता है। और तभी सतोरी दीवार तोड़ते हुए बाहर आती है
और किनारे से कूदकर हाय कहती है और फिर बताती है कि वो कितने समय से फूडो को उस वर्थलेस थक की तरह ट्रीट करने का इंतजार कर रही थी। और थोड़ी देर बाद वड़ा भी देखती है कि मास्क पहनी कुछ लड़कियां कुसुओ को छोड़ देती हैं और ठीक उससे पहले कि दरवाजा ब्लास्ट होकर खुल जाए फूडो उससे पूछता है कि क्या वो चैलेंज खत्म करने के लिए रेडी है। और मैरी और रेम को देखकर वो पूछती है कि क्या फूडो की सॉसेस सच में सुप्रीम स्वॉर्ड्स के मेंबर्स के रूप में उनकी डिग्निटी से ज्यादा कीमती है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि वो अपना काम कर रही हैं उसके सुपरवाइजर्स के रूप में। और जब वो पूछती है कि वो उसके साथ बार बार फ्रीकी सिचुएशन में क्यों फंस जाती हैं तो फूडो बीच में टोक देता है और कहता है कि उसके जीतने के बाद उसे सुमो बेल्ट पहननी पड़ेगी और पूरे स्कूल में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और जैसे ही वो अपनी शॉर्ट्स खींचते हैं वो कसम खाती है कि उसे पहले ही गिरा देगी और क्यूबो को समन करते हुए अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेती है। और तभी मैरी मस्केटियर्स के पास आने की आवाज़ सुनती है और उन्हें संभालने का फैसला करती है। और उधर रेन वड़ाबे पर चिल्लाती है कि वो हमेशा क्यूबो को मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। और ग्लव्स पहनने के बाद फूडो रेम से हटने के लिए कहता है और सोचता है कि वो आसानी से क्यूबो के स्लैश को डॉज कर लेगा, लेकिन उल्टा उसके सिर पर ऐसा पंच पड़ जाता है कि उसका जबड़ा हिल जाता है। और इसी बीच मैरी ने अभी अभी सनमी को गिराया होता है तो वो बाकी दोनों से पूछती है कि क्या वो अभी लड़ना चाहते हैं। और ये देखने को एक्साइटेड हो जाती है कि उनकी ट्रेनिंग उन्हें कितनी देर बचा सकती है। और जब फूडो गुस्से में पूछता है कि क्यूबो के फिस्ट कब से लेतल हो गए तो रेम समझाती है कि उसने कभी प्राइम आली के साथ स्प्रा किया था और उसे लड़ाई जारी रखने को कहती है। और क्यूबो के बिजी होते ही रेन वड़ाबी पर चार्ज करती है, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेती है और फर्स्ट ब्लड निकालती है और ताना मारती है कि क्या रेन अपना दिमाग घर भूल आई है। और उधर फूडो क्यूबो के साथ स्ट्रगल करता रहता है और इधर मैरी आखिरकार मस्केटियर्स को भगा देती है और चोका और नैनो की मदद से बाकी आर्मी को संभाल लेती है। और इसके बाद रेन अपने कंधों में फंसा वड़ाबी का वेपन निकाल लेती है और उस पर ऑनर न होने का आरोप लगाती है, लेकिन वड़ाबी याद दिलाती है कि वो कभी फेयर खेले नहीं रहे थे। और रेन बढ़त पाने के लिए अपनी एक डेंजरस टेक्निक इस्तेमाल करती है, मगर वड़ाबी उसे फिर से अपनी शॉट से ब्लॉक कर लेती है और कूदकर ऐसा स्लाइस मारती है कि रेन की शॉट गिर जाती है और उसकी नेक खुल जाती है। और रेन किसी तरह उसे डॉज कर लेती है और लगभग उसके संतरे कटने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वड़ाबी कैरेटे चॉप मारकर उसके चेहरे पर वार कर देती है। और इसके बाद रेन अपनी ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर वड़ाबी उसे भी ब्लॉक कर देती है और लात मारकर दूर फेंक देती है। और एक और बैटल ऑफ स्ट्रेंथ के बाद वड़ाबी उस पर भारी पड़ जाती है और उसकी टांग तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रेम डॉज करके उसे लात मारकर पीछे हटा देती है और वो वड़ाबी से कहती है कि उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। और इसी बीच मैरी कैनवा को डिसआर्म कर देती है और फूडो क्यूबो के क्रॉस अटैक को डॉज करके मैजिक बुलेट चला देता है। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बुलेट इस्तेमाल करने की वजह से उसकी हाथ की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और इसलिए वो थोड़ा स्पेस लेने के लिए पीछे हटता है और आखिरकार एक कॉर्नर में फंस जाता है। और जब मैरी कनवा को सरेंडर करने का मौका देती है तो कनवा अपने बेटेंस के लिए मरने के लिए तैयार हो जाती है और निको नट्स और बोल्ट से मैरी पर हमला कर देती है, जिससे उसकी खून बहने लगती है। और जैसे ही वड़ाबी अटैक की पोजीशन में आती है रेन वादा करती है कि वही उसे सही रास्ता दिखाएगी। और इस पर वड़ाबी ताना मारती है कि फूडो की सॉसेस को पूरे कैंपस में चेस करना उसका जॉब नहीं है। और ये सुनते ही रेन कांपने लगती है, लेकिन तभी फूडो उसे ओवरथिंकिंग बंद करने को कहता है और मैरी को आवाज देकर उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। और अपने छोटे से स्पीच के बाद वो देखता है कि मैजिक बुलेट अब क्यूबो पर असर दिखाने लगी हैं। और जब क्यूबो हमला करने आता है तो फूडो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो फिर से बुलेट चलाने वाला है और क्यूबो अपने पेट बचाने के लिए सिर झुका लेता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर फूडो एक सीधा पंच उसकी स्नॉट पर मारता है और क्यूबो को एकदम कोल्ड नॉकआउट कर देता है। और उधर मैरी मस्केटियर्स पर चार्ज करती है और सीधा उनके बीच से निकल जाती है और वो उसके अटैक से गिर पड़ते हैं। और जब रेन एक और अटैक के लिए आगे बढ़ती है तो वड़ाबी काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन रेन अपनी टेक्निक इस्तेमाल करके उसे गिरा देती है। और अगले ही पल नोनो और चोका मदद के लिए पहुंचती हैं और देखते हैं कि चैलेंज पहले ही क्लियर हो चुका है। और इसके बाद फूडो वड़ाबी को सुमो बेल्ट पहनाने में मदद मांगता है, लेकिन उन्हें याद आ जाता है कि उसने उनसे पहले क्या करवाया था। तो वो सोचते हैं कि वो वड़ाबी के साथ भी वही करने वाला है और उसे पनिश करने के लिए रूफटॉप पर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और अगले दिन रेन को आखिरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए एक नया मास्क मिल जाता है, लेकिन फिर उसे फूडो का कॉम्प्लीमेंट याद आता है और वो मास्क को छुपा देती है। और तभी नोनो हमेशा की तरह ग्लेस करने आ जाती है तो रेन पूछती है कि वो बिना मास्क के कैसे लगती है, तो नोनो दावा करती है कि वो प्राइम एरियाना ग्रांडे से भी ज्यादा हॉट है। और इसी बीच मैरी एक नया सेंट ट्राई करने का फैसला करती है और चोका से उसकी राय पूछती है और इस तरह एक्सेसिव ग्लेजिंग का साइकिल चलता ही रहता है। और कुछ देर बाद दोनों स्कूल पहुंचती हैं और ये देखकर अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करती हैं कि अब कैंपस की हर लड़की क्यूबो के खिलाफ जीत की वजह से फूडो को क्लैप करना चाहती हैं। और क्लास में फूडो की गिजी को लेकर ऑब्सेशन चलता रहता है और वो मुश्किल से ध्यान देता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन रेन अपने पैर से उसे जगा देती है, जबकि मैरियन साइकोटिक हॉटिस को संभालती है जो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। और कई घंटों बाद लड़कियां थक जाती हैं क्योंकि उन्हें पूरे दिन उसकी अचानक मिली फेम से निपटना पड़ता है और वो कोई सोल्यूशन सोचने लगती हैं, लेकिन तभी वो अचानक उनके पास से गुजर जाता है और ये सोचकर कि वो अपने किसी फैन को क्लैप करने जा रहा है वो उसे रोक लेती हैं। और तब वो याद दिलाता है कि अभी सिर्फ लंच टाइम है। और थोड़ी देर बाद जब वो उसके साथ लंच करने बैठती हैं तो उसे उनके अंदर से निकल रही बैड वाइब से डर लगने लगता है और वो समझाती है कि यही एक चीज़ है जो उसकी सॉसेस हंगरी फैंस को दूर रखती है।
और तभी वो किसी को सस्पिशियस तरीके से घूरते हुए देखता है और वो उसे अपने जेलसी में उलझा देती हैं। तो वो उनसे रिलैक्स करने को कहता है और इमोशनल वुमेन को संभालने का एक ब्रूटल लेसन पा लेता है और क्लासेस खत्म होने के बाद वो चला जाता है और वो सोचती है कि उसने उनमें कुछ भी डिफरेंस नोटिस क्यों नहीं किया। और उनके निकलने के बाद वोराबी छुपने की जगह से क्यूबो के साथ बाहर आती है और उस सॉर्सरी पर चर्चा करती है जिसका इस्तेमाल फूडो शायद ऐसी डायबेलिकल रेज समन करने के लिए कर रहा है। और उस रात डिनर के दौरान मैरी और रेन फिर से फूडो को लेकर ऑब्सेस करती रहती हैं, जबकि नैनो और चोका उनके लिए चिंता करने लगते हैं। और जब मैरी उसे फिर से डिसिप्लिन करने का सुझाव देती है तो रेन पहले मना कर देती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद मान जाती है कि शायद यही उसके चार्म्स के असर को रोकने का एकमात्र तरीका है। और अचानक बुखार महसूस करते हुए फूडो कुसुओ से कहता है कि चिंता न करे, लेकिन कुसुओ उस मिस्टीरियस व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान देता है जो उस पर नजर रखे हुए है। और कुछ ही पलों बाद फूडो बिस्तर पर गिर पड़ता है और असामान्य रूप से थका हुआ महसूस करने की बात करते हुए सो जाता है। और अगली सुबह वो टाइम पर तैयार होकर लड़कियों को चौंका देता है और कहता है कि यह सब एक अच्छी गुड नाइट रेस्ट की वजह से हुआ। और ये कहते हुए वो रेन को बताता है कि उसकी यूजुअल यूनिफॉर्म ज्यादा अच्छी लगती है और मैरी से भी कहता है कि वही यूजुअल परफ्यूम इस्तेमाल करती रहे। और फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन दोनों उसे रूटीन इंस्पेक्शन के लिए रोक लेती हैं और उसे पनिश करने की अपनी प्लान फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर लेती हैं। और मैरी उसके बैग को चेक करती है और रेन जल्दी से उसे पैट डाउन करती है, लेकिन तभी रेन को उसकी पॉकेट में एक फोटो मिल जाती है और वो पूरी तरह से लूज इट कर देती है। और मैरी भी ये देखती है और बिल्कुल वही रिएक्शन देती है और फिर उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। और फोटो में सतोरी को उसके मैग्नम पर काउगर्ल स्किल प्रैक्टिस करते देखकर वो शॉक में फ्रीज हो जाता है और कहता है कि उसे जरा भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ और वो उस पर भरोसा नहीं करती। तो वो भागकर एस्केप करने की कोशिश करता है और आखिरकार क्यूबो से टकरा जाता है और वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन क्यूबो उस पर दहाड़ने लगता है। और जब मैरी और रेम वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें सिर्फ वोराबी और क्यूबो दिखते हैं और इसलिए वो फोटो की तलाश जारी रखने चली जाती हैं। और बाद में वो क्यूबो को शुक्रिया करने बाहर आता है और चेहरे पर ढेर सारा स्लोबर झेलता है। और वोराबी उसे बताती है कि क्यूबो असल में एक लड़की है और पूछती है कि लड़कियां उसे मॉक करने के पीछे क्यों पड़ी हैं। और वो हंसती भी है कि उसकी जिंदगी अचानक कितनी क्रेजी हो गई है। और फूडो परेशान होकर सोचता है कि सतोरी इतना आगे क्यों चली गई। और जब वोराबी कहती है कि शायद ये एक प्लान है जो मैरी और रेन के साथ उसकी करंट सिचुएशन को रुइन करने के लिए बनाया गया है। और तभी फूडो को याद आता है कि फोटो में उसका लिटिल जॉनी राइजे नहीं हुआ था और वोराबी कंफ्यूज हो जाती है। तो वो समझाता है कि एक लाइट बीइंग ने गुड स्टफ ब्लॉक कर दिया था, यानी ओरिजिनल कॉपी में साफ दिखेगा कि उसे सेटअप किया गया है। और वोराबी समझ जाती है कि वो गर्ल्स डॉम में चुपके से घुसकर ओरिजिनल कॉपी वापस लेने की योजना बना रहा है। और वो बताती है कि पहली बार ब्रेकिंग के बाद सारे ट्रैप्स मॉडिफाई कर दिए गए हैं। और फूडो कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसी रात वो एक टॉर्चर चेंबर में फंस जाता है जहां मैरी और रेमो से इंटरोगेट करते हुए जिंदगी की सबसे भयानक मार देते हैं। और काफी देर तक उसे घुमाने फिराने के बाद मैरी उसके शरीर पर पड़े स्कार देख लेती है और नैनो और चोका से कहती है कि उसे नीचे रख दे। और बाहर निकलते हुए रेन के साथ वो स्कार्स की वजह समझने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सांस संभालने की कोशिश करता है। और तभी वोराबी उसे कुछ ब्रेड देने आती है और प्लान को पुल ऑफ करने के लिए उसे साइको कहती है। और वो याद करता है कि उसने जानबूझकर खुद को पकड़े देने जाने का प्लान बनाया था ताकि डॉम में इजी एक्सेस मिल सके। और वोराबी ने सतोरी के मोटिव समझने के लिए मदद करने का फैसला किया था। और उसे उठने में मदद करते हुए वो पूछती है कि वो सच के लिए इतना दूर क्यों जा रहा है। और फूडो को रेन की आंखों में आंसू याद आते हैं और वो कहता है कि अगर ये ज्यादा भारी है तो उसे मदद करने की जरूरत नहीं। और तभी क्यूबो अपनी टंग से उसे पीछे ढकेल देती है और वोराबी कहती है कि वो दोनों उसके साथ अंत तक जाएंगी। और कुछ ही पलों में वो सतोरी के रूम तक पहुंच जाते हैं और वो तुरंत उसकी टूथब्रश से छेड़छाड़ करने लगता है। तो वोराबी उसे चांटा मारकर रोकने की कोशिश करती है और फोकस करने को कहती है। और काफी देर ढूंढने के बाद भी फोटो नहीं मिलती तो वोराबी सजेस्ट करती है कि बाद में एम्बुश करे, क्योंकि शायद वो उसे अपने साथ ही रखती है। और फूडो प्लान से एग्री करता है, लेकिन वोराबी वार्न करती है कि सतोरी का साइकोसिक लेवल इतना खतरनाक है कि माइकल मायर्स भी डर जाए। और जैसे ही वो निकलते हैं फूडो गलती से एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है और लगभग अपना सिर खोने ही वाला था। और वोराबी उसे नए सिक्योरिटी सिस्टम की याद दिलाती है। और तभी किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है तो फूडो जल्दी से क्यूबो के पीछे छुप जाता है और मिगी और साकी आ जाती हैं। और जैसे ऐसे वो पास आती हैं फूडो को एहसास होता है कि उसके हाथ क्यूबो के फरी संतरों पर हैं और वो क्लाउड 9 पर पहुंच जाती है। उसके पास उसी पोजीशन में रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। और जब वो क्लाइमैक्स पर पहुंचकर गिरती है वोराबी उसे अपने बनीला बन से ढक लेती है और मिगी और साकी का ध्यान भटकाए रखती है। और तभी एक बेबी बेयर उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वहां से एस्केप करने के बाद वोराबी लगभग उसका सिर काटने ही वाली होती है, लेकिन गुस्सा रोककर बताती है कि वो बेयर क्यूबो का है। और अब ड्रेसिंग रूम में सतोरी की प्लॉट आर्मर छाड़ने के बाद भी फोटो नहीं मिलती। और तभी वोराबी कुछ नोटिस करती है और उसे दिखाती है कि सतोरी की शॉट यहाँ से गायब है। और उसी समय एक मास्क पहनी लड़की जो सतोरी की राइट हैंड निकलती है दिखाई देती है और वो बैम्बू स्टिक से क्या करने वाली है समझने से पहले ही वो डार्ट शूट कर देती है, लेकिन वोराबी समय पर उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेती है। और जैसे ही वो प्लान बनाने की कोशिश करती है सतोरी बात से बाहर आती है अपनी गुडीज एक्सपोज रखते हुए और कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी